अगर गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार हमारे पास है तो गरिमापूर्ण मृत्यु भी मिलनी चाहिए। और जस्टिस पारदीवाला तो अपने करुणा के लिए जाने ही जाते हैं कि बहुत बहुत संवेदनशीलता के साथ बहुत सेंसिटिवली वो चीज़ों को देखते हैं। तो संविधान की चीज़ें अपनी जगह है, नैतिकता की अपनी चीज़ें जगह है, लेकिन जहाँ दोनों चीज़ एक साथ फंस जाएँ वहाँ थोड़ी दिक्कत होती है। और ये वाला मैटर हरीश राणा का दोनों सिचुएशन का था। कोर्ट ने सरकार से कि आप इस पे कोई कानून बनाइए, क्योंकि कोई कानून है भी नहीं है सच। पैसिव यूथनेशिया का मतलब ये है कि उसको नेचुरल स्टेट में छोड़ दिया जाएगा, कि उसके जो ट्यूब्स लगी हैं सर्वाइवल के लिए, जो सपोर्ट सिस्टम है, बस उसको रिमूव कर देंगे और उसके बाद नेचुरल स्टेट में जैसे मैं और आप रहते हैं और उसी तरीके से वो रहे। जीवन दंड के रूप में लेना बहुत इजी हो गया है, मतलब वो सब कुछ ट्रायल बेस होता है सारा कुछ, लेकिन इमीडिएट किसी का जीवन लेना ना वो सबके लिए टफ जॉब होती है। तो हाई कोर्ट ने तो मना ही कर दिया था। देखिए, इच्छा मृत्यु एक नया ऐसा टर्म है आज के टाइम में, मॉडर्न साइंस में, मतलब मॉडर्न टाइम में, और इसको इंग्लिश में पैसिव यूथनेशिया भी कहते हैं। लेकिन ये तो बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है भारत के लिए। संलेखना आपने सुना होगा, जैन धर्म में माना जाता है, संथारा माना जाता है कि जब उनके साधु, बेसिकली साधु के लिए होता है कि वो जब चाहें अपना जीवन पूरा करना चाहें तो अपना खान पान छोड़ देते हैं और समाधिस्थ हो जाते हैं, थोड़े दिन में उनका शरीर छूट जाता है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है दियश पर और मैं हूं स्नेहा आपके साथ। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक और बेहद संवेदनशील फैसला सुनाते हुए एक 32 साल के हरीश राणा को इच्छा मृत्यु की अनुमति दे दी है। जी हाँ, जो हरीश राणा है वो पिछले 13 साल से कोमा में थे, जिसकी वजह से उनको और ज़्यादा बीमारियां लग रही थी, उनको परेशानी हो रही थी, जिसकी वजह से उनके माता पिता ने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई इच्छा मृत्यु की, कि उन्हें इच्छा मृत्यु उनके बेटे को दी जाए। तो वहीं पर जस्टिस JB पार्दीवाला और जस्टिस KV विश्वनाथन की 2 सदस्यीय बेंच ने ये फैसला सुनाते हुए उनको इच्छा मृत्यु की अनुमति दे दी है। तो वहीं पर इस पूरे केस को जिन्होंने लड़ा है, इस पूरे केस में जिन्होंने इस इच्छा मृत्यु के लिए जो फैसला सुनवाया है, वो है हमारे साथ मौजूद मनीष जैन जी, जो सुप्रीम कोर्ट में लॉयर हैं। उन्होंने इस पूरे केस को डील किया है, उन्होंने इस पूरे केस को अपने हाथों में लेकर उनको राहत दी है। तो सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे दियश पर। सर, सबसे पहले सवाल मेरा यही है कि जैसे कि अभी आपने इच्छा मृत्यु को लेकर एक ऐतिहासिक फैसला जो है कोर्ट में अपनी दलीलें पेश की उस पर, तो क्या था परिवार का पूरा रिएक्शन, कैसे आपके पास ये पूरा मामला आया? देखिए, हरीश राणा के फादर और उनका पूरा परिवार एक इंस्टीट्यूशन है ब्रह्मा कुमारी, उससे जुड़े हुए थे। एंड मैं भी वहाँ जाता हूँ और मेडिटेशन सिखाया जाता है बहुत अच्छे से। तो हमारे बीच में कनेक्टिंग थी लवली दीदी, जो मोहन नगर में पार्श्वनाथ पैराडाइज है। तो उन्होंने कनेक्ट किया कि उनकी सफरिंग देख के कि भाई सुप्रीम कोर्ट में हमारा एक भाई है जानकार, उससे आप कनेक्ट करते हैं। तो उन्होंने किया, तो फिर हमने एक केस फाइल किया 2024 में दिल्ली हाई कोर्ट में, सिंपल एक डिमांड करते हुए कि आप एक मेडिकल बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट कर दीजिए, जिससे पता लग जाए कि सिचुएशन क्या है। और उसके पीछे भी रीज़न ये था कि अरुणा शानबाग और कॉमन कॉज में कहा गया था कि मेडिकल बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट होना चाहिए इस तरह के केस में। तो हमने शुरू किया और धीरे धीरे केस चलता गया और आज एक ऐसा वर्डिक्ट आ गया कि जो पैलेटिव केयर से रिलेटेड पेशेंट्स हैं या जो ऐसे लोग हैं जो बहुत लंबे समय से सफरिंग में हैं, कोमा में हैं, तो उन सब के लिए एक आशा की किरण जगी है कि अगर गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार हमारे पास है तो गरिमापूर्ण मृत्यु भी मिलनी चाहिए। तो यही सब कुछ था इस पूरे केस में। सर, मैंने खबरों में बहुत सारी ऐसे मतलब पढ़ी हैं, सुनी है और देखी है कि जब ये फैसला सुनाया जा रहा था तब जो जजेस थे वो भी भावुक नज़र आए। वो एक फैसला देते हुए उनका गला भर आया था, जिसकी वजह से तमाम लोगों ने उस चीज़ को नोट किया। देखिए, दंड देना जुडिशरी का एक रूटीन वर्क है, लेकिन जब करुणा की बात आती है, जब किसी के जीवन और मृत्यु का प्रश्न होता है, और तब जब मेडिकल साइंस उसमें फेल हो रही हो और कोई जीवन के चांस ना हो रहे हैं, तो तब तो ज़रूरी बनता है। और जस्टिस पारदीवाला तो अपने करुणा के लिए जाने ही जाते हैं कि बहुत बहुत संवेदनशीलता के साथ बहुत सेंसिटिवली वो चीज़ों को देखते हैं, और ये इस केस में भी देखने को मिला। और आपने सही कहा, हमने भी देखा, उनकी आंखें थोड़ी सी नम हो गई थी जब वो फैसला सुना रहे थे। सर, इच्छा मृत्यु को लेकर हमारे देश में इस पर बहस चलती रहती है, कोई इसे सही मानता है तो कोई इसे गलत मानता है। तो इसमें नैतिक और अगर देखा जाए तो कानूनी दुविधा क्या है? देखिए, नैतिक दुविधा तो ये है कि जीवन ईश्वर की कृपा से ही मिलता है, हम ले नहीं सकते उसको।
जब हम कोई चीज़ दे नहीं सकते तो हम ले कैसे सकते, ये तो नैतिक है। और कानून लेने की तो बात करता ही है। आईपीसी मतलब हमारा जो बीएनएस नया आया है उसमें भी और पुराने में भी अगर आपने कोई क्राइम ऐसा किया है जो समाज के लिए गड़बड़ है तो आप उसमें सजा मिलेगी, आपको मृत्युदंड की सज़ा, कोई इश्यू नहीं है। तो संविधान की चीज़ें आप अपनी जगह है, नैतिकता की अपनी चीज़ें जगह है, लेकिन जहाँ दोनों चीज़ एक साथ फंस जाएँ वहाँ थोड़ी दिक्कत होती है। और ये वाला मैटर हरीश राणा का दोनों सिचुएशन का था, लेकिन मानवीय और संवैधानिक मूल्यों का ध्यान रखते हुए इसमें निर्णय दिया गया कि गरिमापूर्ण मृत्यु भी मनुष्य का अधिकार है। सर, हमारे देश में इच्छा मृत्यु को वैध करने के लिए कानून और कोई स्पष्ट कानून की ज़रूरत है? हाँ है, तभी तो सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को बोला है कि आप इस पे भी एक कोई कानून लेके आइए जिससे सर्टेनिटी आए, और जो लंबे समय तक बीमारियों से जूझ रहे हैं, जिनके रिकवरी के कोई चांस नहीं है, तो उन व्यक्तियों को भी कुछ रिलीफ मिले, क्योंकि देश में गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है, तो गरिमा किसी भी तरह से हो पर बनी रहनी चाहिए। तो स्पेशल रिक्वेस्ट की है जजमेंट में कोर्ट ने सरकार से कि आप इस पर कोई कानून बनाइए, क्योंकि कोई कानून है भी नहीं है सच। तो अगर देखा जाए, अभी आपने कहा कि कानून नहीं है इच्छा मृत्यु को लेकर, अगर इसको वैध कर दिया जाए इंडिया में, तो इसके दुरुपयोग को कैसे रोका जाएगा फिर? तो हम जिस कानून बनता है तो उसके राइडर साथ में रहते हैं, तो राइडर बहुत सारे होंगे, वो बनाएंगे कि वे कैसे कैसे यूज़ करेंगे। जैसे अभी भी जो नई नई जो गाइडलाइन आई है उसमें ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने हाल फिलहाल बोला है कि देश के जितने भी सारे मेडिकल इंस्टीट्यूट हैं, मतलब खासकर सरकारी हैं, और उनके सीएमओज़ को बोला कि आप अपने यहाँ फर्स्ट प्राइमरी मेडिकल बोर्ड के लिए और सेकेंडरी बोर्ड के लिए अपने सेटअप बनाइए और उसके बाद सरकार को रिपोर्ट करिए। तो उसकी जो रिकमेंडेशंस होंगी उसके आधार पर देखा जाएगा। तो ऐसा तो है नहीं कि कोई भी जाए और कल पहुँच जाए और वहाँ पर जाके सारी बातें कर दे, वैसा नहीं है। बहुत सारे राइडर्स होंगे जिससे बेस्ट केयर हो सके और बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट आ सके और मिसयूज़ कम से कम हो या ना ही हो, तो ज़्यादा बढ़िया है। सर, हमारे देश में इससे पहले कोई और ऐसा केस सामने आया है जहाँ पर इच्छा मृत्यु की किसी ने मांग की हो और सुप्रीम कोर्ट ने उसको दिया हो? क्योंकि मैं अभी जहाँ तक खबरों में पढ़ रही हूँ, वो अभी यही पहला एक ऐतिहासिक फैसला है जहाँ पर एक व्यक्ति को इच्छा मृत्यु दी गई है। देखिए, अरुणा शानबाग का एक केस आया था जो पिछले 30 सालों से मुंबई में मतलब महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ केस था, तो जहाँ 30 साल से वो बेड रिडन थी और कोई उसमें भी कोई रिकवरी के चांस नहीं थे। तो एक पत्रकार ने उनके लिए फ़ाइल किया था केस, और लेकिन उसमें मतलब एग्जीक्यूशन नहीं हो पाया था। हालांकि 2018 में गाइडलाइन आई थी कि ऐसे ऐसे होगा, बट वो नेचुरली उनकी डेथ हो गई एग्जीक्यूशन से पहले। हाँ, हरीश राणा का मामला, इस मामले में इस केस में मतलब समथिंग डिफरेंट है। तो पहली बार एग्जीक्यूशन होगा, और मैं आपको थोड़ा क्लियर कर दूं कि ये पैसिव यूथनेशिया का मतलब ये है कि उसको नेचुरल स्टेट में छोड़ दिया जाएगा, कि उसके जो ट्यूब्स लगी हैं सर्वाइवल के लिए, जो सपोर्ट सिस्टम है, बस उसको रिमूव कर देंगे और उसके बाद नेचुरल स्टेट में जैसे मैं और आप रहते हैं और उसी तरीके से वो रहेगा, और कोई फीडिंग नहीं होगी, या जो भी जो डॉक्टर्स को लगेगा वो बेस्ट पॉसिबल करेंगे। तो ये पहला एग्जीक्यूशन का मामला होगा। मेरा एक जो सवाल है जो मेन है, और बहुत लोगों ने मतलब कहा कि ये चीज़ ज़रूर पूछी जाए कि जब आप ये केस लेके आप कोर्ट में गए, कोर्ट में आपने ये याचिका दायर की, जब सुनवाई इस पर हुई तो जजेस का सबसे पहला रिएक्शन क्या था? हम हाई कोर्ट गए थे सबसे पहले, तो जस्टिस सुब्रमण्यम साहब थे, वो कह रहे थे कि मैंने देखा है केस, उनके सामने कभी हुआ होगा। तो उन्होंने पहले देखते ही कहा, और बहुत ज़्यादा नहीं, 2 हीरिंग हुई, 2 अलग 1-2 दिन के गैप पे हुई, और उसके बाद तुरंत उस पर आ गया कि हम इस पर कुछ नहीं करने वाले। तो क्योंकि सब लोग अवेयर थे इस बात को लेकर, क्योंकि जीवन दंड के रूप में लेना बहुत इजी हो गया है, मतलब वो सब कुछ ट्रायल बेस होता है सारा कुछ, लेकिन इमीडिएट किसी का जीवन लेना ना, वो सबके लिए टफ जॉब होती है। तो हाई कोर्ट ने तो मना ही कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट में भी फर्स्ट स्टेप पे मेडिकल असिस्टेंस दिया गया था, और डीवाई चंद्रचूड़ साहब का ये लास्ट केस था उनके टेन्योर का, तो मेडिकल असिस्टेंस दे के गए थे, और एक लिबर्टी भी हमने ली थी उनसे कि साहब अगर कोई दिक्कत होगी तो हम वापस आ सकते हैं, तो उन्होंने दी थी। तो उसी को एग्जॉस्ट किया गया था इस बार, और हमारी पूरी टीम ने मिलकर इस पर काम किया था। रश्मि मैम थी जो एवार थी, और ध्वनि मेहता जी थी, मैं था, विकास कुमार वर्मा जी मेरे साथ हैं, जुगल किशोर जी हैं। तो हम सब ने मिलकर इस पर काम किया, और देखिए परिणाम ठीक है कि उन लोगों के लिए रास्ते खुल जाएंगे जो बहुत दिनों से पीड़ित हैं, जो बहुत दिनों से बीमार हैं। जी। जैसा कि खबरों में सुना और आपने भी बताया कि वो पिछले 13 साल से बीमार हैं, कोमा में हैं, और इसी वजह से उनको और बीमारियां ग्रसित करती चली गई। तो ऐसे में जो उनके पेरेंट्स हैं, उन्होंने बहुत मुश्किल से शायद ये फ़ैसला लिया होगा, क्योंकि किसी बच्चे को जीवन देने के बाद उसका जीवन छीनना, ये शायद उनके लिए बहुत कठिन रहा होगा। तो जब उनके पेरेंट्स गए वहाँ पर कोर्ट में, तो कैसी हालत थी उनकी, और कैसे उन्होंने मतलब इस पूरे मामले के साथ उन्होंने डील किया?
हरीश जब के साथ जब ये इंसिडेंट हुआ 21 साल का था और मोटा-मोटा उसके पेरेंट्स भी लगभग 50-52 साल के थे। लेकिन इन्हीं 10-12 साल में वो बहुत मज़बूत लोग हैं लेकिन इतना कमज़ोर से फ़ील हो रहे थे कि बूढ़े हो गए थे एक तरह से। तो व्यक्ति जब खुद सेवा करते-करते बूढ़ा हो जाए तो वो चाहता है कि हमारे सामने जो हम सेवा कर सकते हैं वो तो ठीक है, लेकिन हमारे बाद कौन? तो उस हमारे बाद कौन का जो आंसर था वो ढूँढने के लिए वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पहुँचे और जहाँ उनको इसका जवाब मिला कि ईश्वर ही है जो मुक्त कर सकता है। सर हमारे भारत में और ज़्यादातर देखा जाए तो जो फैमिली है आज की, वो इच्छा मृत्यु को स्वीकार करने में उनको बहुत दिक्कत होती है। वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि भैया इच्छा मृत्यु जो जैसा कानून आना चाहिए, होना चाहिए। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं, जैसे कि अभी हाल ही में ये केस आया हरीश राणा का, इससे भी और भी बहुत सारे ऐसे केस हैं जो चाहते हैं कि हमें इच्छा मृत्यु दी जाए। लोग मतलब थक जाते हैं, वो जाते हैं, तो लोग एक्सेप्ट नहीं करते। वो कितना कठिन होता है समाज के लिए। देखिए, इच्छा मृत्यु एक नया ऐसा टर्म है आज के टाइम में, मॉडर्न साइंस में, मतलब मॉडर्न टाइम में, और इसको इंग्लिश में पैसिव यूथनेसिया भी कहते हैं। लेकिन ये तो बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है भारत के लिए। संलेखना आपने सुना होगा, जैन धर्म में माना जाता है, संथारा माना जाता है कि जब उनके साधु, बेसिकली साधु के लिए होता है कि वो जब चाहें अपना जीवन पूरा करना चाहें तो अपना खान पान छोड़ देते हैं और समाधिस्थ हो जाते हैं, थोड़े दिन में उनका शरीर छूट जाता है। तो ऐसे ही सिचुएशन ये है। लेकिन यहाँ हरीश राणा के पास अपनी कोई इच्छा नहीं, क्योंकि वो खुद से कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। यहाँ तो माता पिता की इच्छा थी। तो समाज में ये कॉन्सेप्ट बहुत पुराना है, लेकिन आज क्योंकि समाज बहुत, खासकर ये जेन जी वाला ज़माना चल रहा है, बच्चे अलग तरीके से देखते हैं चीज़ों को, बच्चे अलग तरीक़ों से डील करते हैं और दुनिया भर का मटेरियल उनके पास अवेलेबल है। तो जो इफ़ एंड बट करते हुए सबको स्वीकार करना पड़ेगा। और ये क्योंकि ये तो एक लास्ट रिकोर्स है, जब आप सब कुछ ख़त्म हो जाता है तब आप ऐसा स्टेप उठाते हो जो बहुत हार्ड होता है। तो ये तो लास्ट स्टेप है जीवन का। ये कोई प्राइमरी नहीं है, ना मिडिल है, ना कुछ ऐसा है, तो सबसे लास्ट है। जब आप लास्ट में आ जाते हो तो इच्छा मृत्यु, और ये भी उन लोगों के लिए है जो जीवन जिनका रिकवर हो ही नहीं पा रहा है। मेडिकल साइंस भी उसमें हाथ खड़े कर दे रही है। अगर मेडिकल साइंस में इसमें कोई अपॉर्चुनिटी होती तो अभी भी नहीं मिलता। तो मेडिकल साइंस ने ही मना कर दिया, तो तभी ये अपॉर्चुनिटी मिली है। और वो बच्चा जो 13 साल से बेड रिडन है, जो 13 साल से सफ़र कर रहा है और उसके साथ उसके माता पिता कर रहे हैं, उन सबको मुक्त मिल जाएगी। तो ये है सिचुएशन। तो समाज तो धीरे धीरे एक्सेप्ट कर लेगा। और समाज तो सिर्फ ये, मैंने बहुत बार देखा है, गॉसिप बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन जो झेल रहा होता है सिर्फ उसी को पता है क्या समस्या थी और कैसे उसने उसको टैकल किया है। सर आखिरी सवाल है, बीइंग अ लॉयर, लेकिन उससे पहले आप एक इंसान हैं। आपने, आपके हाथ में जब ये पूरा केस आया तो आपको कैसा लगा कि इसके लिए मैं कैसे लड़ूं, मतलब कैसे मैं उनको इस चीज़ से मुक्ति दिलाऊं? क्योंकि अगर देखा जाए तो इसके केस के लिए भी लड़ना आपके लिए बहुत टफ रहा होगा कि आपने बहुत दलीलें पेश की होंगी, तब जाके इस पे ये फैसला आया है जहाँ पर उन्होंने इजाज़त दे दी है जजों ने। तो कैसा पूरा मतलब फ़ील रहा आपका इन सब चीज़ों को? देखिए, जीवन लेना सबसे टफ जॉब होती है। चीज़ों को ठीक करवाना, किसी को बचाना। जनरली तो हम कोर्ट में किसी न किसी को रिलीफ दिलाना चाहते हैं, लेकिन यहाँ तो रिलीफ का मतलब ही जीवन जाना है। मतलब रिलीफ तो अभी भी मिली है, लेकिन इस रिलीफ में जीवन जाएगा। तो मुझे क्या हो, तो किसी को भी ऐसा फील आएगा कि भाई आप क्या कर रहे हो। मेरी मम्मी, कल परसों उनको किसी ने बताया कि ऐसा कर दिया, तो वो तो रोने लग गई इसी बात पे। अरे मैं कहा भाई मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो सिर्फ प्रेजेंटेशन दिया है सारे फैक्ट्स एंड फिगर के साथ, और जो नेशनल और इंटरनेशनल चलते हैं, और हमारी टीम ने सुप्रीम कोर्ट को बताया तो उस पर हुआ। हम तो ऐसा कुछ कर भी नहीं रहे। तो नॉर्मल कोर्स में सबको ऐसा लगता है कि भाई किसी वकील ने ऐसा कर दिया। नहीं, हमने ऐसा कुछ नहीं किया। हमने सिर्फ फैक्ट्स और फिगर सारे कोर्ट के सामने रखे, और जो हमारा कानून कहता है, जो नेशनल इंटरनेशनल कानून कहते हैं, उन सबको डिस्कस करते हुए सारा ये निर्णय आया है। और ये निर्णय एक आशा की किरण है उन लोगों के लिए जो बहुत लंबे समय से सफ़र कर रहे हैं। ये किसी के लिए रिकोर्स नहीं है कि आप कल ही जाके कोई खड़ा हो जाए कि जाओ जी मेरे को मेरी इच्छा मृत्यु। ये खेल नहीं है, जीवन है। और जीवन की सुरक्षा बहुत मन से, मनोयोग से करनी पड़ती है, और वो सरकार भी करती है, कोर्टें भी करती है, और हम वकील हैं। वकील मेरा प्रोफेशन है। मैं हर वक्त का वकील नहीं हूँ, मैं मनुष्य भी हूँ, एज अ सिटीज़न भी हूँ। और हम सारी चीज़ें जिस तरह से आम आदमी आप देखते हैं, कैमरामैन भाई सब देख रहे हैं, आप देख रहे हैं, हम भी वैसे हैं। बस हमें लॉ की नॉलेज है, लॉ पे हम काम करते हैं, इसलिए हम किसी की बात को बहुत बेहतर तरीके से कोर्ट के सामने रख के उसके लिए, उसके फ़ायदे के लिए जो भी हो सकता है वो लेते हैं। तो हमारे साथ मौजूद थे सुप्रीम कोर्ट के लॉयर मनीष जैन जी, जिन्होंने इस पूरे केस को लड़ा और इच्छा मृत्यु की सज़ा पर ये फैसला सुनवाया। देखा जाए तो कहीं ना कहीं उनके लिए भी थोड़ी बहुत दिक्कत रही थी, क्योंकि एक वकील होने के साथ साथ वो इंसान भी थे।